आज का बड़ा टॉपिक है दर्पण का समीकरण। इसमें हमको लेना क्या, अवतल दर्पण और इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, उसके लिए सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि दर्पण पर हमेशा प्रकाश जो होती है बाईं तरफ से डाली जाती है। दर्पण पर प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से डाला जाता है। और जब भी हम अवतल दर्पण लेंगे तो अवतल दर्पण आप जानते हैं कि इसका बाहरी भाग पे होता है, पॉलिश क्या होता है, ये आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में प्रकाश किरण डाली जाएगी और प्रकाश किरण हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है। ये मुख्य फोकस होगा, दर्पण है तो यम ये द्वारक होते हैं। अब इस पर प्रकाश किरण डालेंगे तो प्रकाश किरण डालते समय कोई वस्तु अपने ऊपर ए बी, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब देखना है, ये एक वस्तु है, वस्तु पर इसका अब वस्तु की तरफ दर्पण के सामने वस्तु रख दी गई। अब यहाँ से प्रकाश किरण डाला जाएगा। प्रकाश किरण जो होगा एक दर्पण के शीर्ष से दर्पण के पॉलिश के भाग के दूसरी तरफ टकराएगा और यहाँ से ये पॉइंट होता है सी, जो उसका वक्रता केंद्र होता है। प्रकाश किरण परावर्तित होकर वापस आएगी। दूसरा जो होगा प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र सी से होते हुए जो अभिलंब होता है, वक्रता केंद्र सी से होती हुई प्रकाश किरण जाती है तो वापस उसी माध्यम में चली जाती है, वापस उसी माध्यम में प्रकाश किरण चली जाती है। और आप जानते हैं कि प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वहां पे फोकस यफ होता है। अभी एक चीज और है कि प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा। अब ये प्रकाश किरण जा रही है तो दूसरी एक प्रकाश किरण जो होता है दर्पण के फोकस से होकर जाती है, पारस है जो भी नहीं है, पारस दर्पण के फोकस यफ से होकर जाएगी प्रकाश किरण। और ये परावर्तन के पश्चात देखिए वस्तु ए बी रखी हुई है और दर्पण के सामने एक प्रकाश किरण क्या होगी, वस्तु ए बी के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद आपको बताया कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जहाँ काटती प्रकाश किरण उसका फोकस मुख्य फोकस होता है या फोकस बिंदु होता है यफ। अब क्या होगा, कम से कम प्रकाश परावर्तन के लिए कम से कम दो प्रकाश किरण एक जगह परावर्तित होकर काटनी चाहिए। एक जगह काटने से प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी कि परावर्तित किरण दो जहाँ एक दूसरे को काटती वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरी क्या होगी, वस्तु ध्रुव से होकर जाएगी तो दूसरी वस्तु प्रकाश किरण आएगी और ये दोनों इस पॉइंट पे जहाँ काट रहे हैं ए डैश यहाँ और ये बी डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बी डैश ए डैश वस्तु ए बी है। तो हम जानते क्या है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और दूरी जब ध्रुव से मापी जाती है तो अब यहाँ देखते हैं कि प्रकाश की किरण में प्रकाश के जाने की दिशा में दूरी है या प्रकाश के विपरीत है। इस हिसाब से हम दूरी को अंकित करते हैं, क्योंकि हमको अभी निकालना क्या है, निकालना है कि संबंध कौन सा समीकरण 1/f = 1/v + 1/u। इस समीकरण को हमको अभी हल करना है कि ये समीकरण कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब इसमें हमको जब प्रूव करना मतलब कि आपको समीकरण याद करना है तो देखेंगे बी डैश ए डैश एफ या ए डैश बी डैश एफ तथा एम पी एफ इस त्रिभुज में देखते हैं। तो देखिए क्या है कि एम पी जो होगा ए बी के बराबर है। एम पी जो होगा ए बी के बराबर क्यों, क्योंकि ये समांतर प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, यानी कि ए बी बराबर एम पी हो जाएगा। इसको बाद में जरूरत पड़ेगी। अगला क्या है कि जो एम पी है या पी एम है ये रेखा इस समांतर रेखा पर लंब होगा, समांतर रेखा पर लंब होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम पी और एफ
इसमें ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि ए डैश बी डैश लंबवत होगी और एम सी लंबवत है। दूसरा कोण बी डैश एफ ए, बी डैश एफ ए ये कोण तथा पी एफ एम ये दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार क्या कहा जा सकता है कि अतः ए डैश बी डैश बटे पी एम, यानी कि लंबवत रेखा के अपान लंबवत रेखा बराबर क्या है, बी डैश एफ अपान एफ पी। अतः क्या हो सकता है, अथवा इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश पी एम। इस प्रकार क्या हो सकता है, ए डैश बी डैश अपान पी एम इक्वल टू बी डैश एफ अपान या अनुपात एफ पी। और क्या है, बी डैश ए डैश, देखिए पी एम, इस पी एम की जगह ए भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों समांतर, ये लाइन समांतर है, यानी कि ए एम और बी टी ये रेखा जो समांतर है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है, ये दोनों समांतर होगी तो ये भी इक्वल होगी, यानी कि पी एम की जगह हम ए भी लिख सकते हैं तथा बी डैश एफ बटे एफ एम, इससे उसी तरह रखेंगे। ये समीकरण नंबर आपका होगा फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हम करते हैं, त्रिभुज ए बी टी तथा ए डैश बी डैश टी, इन दोनों त्रिभुज मिलेंगे तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आने वाले प्रकाश की लड़ी, जाने वाले प्रकाश की लड़ी, और अपने परावर्तन का नियम पढ़ा। परावर्तन का नियम क्या है, ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तब क्या हो जाएगा, ए पी बी, मतलब ए पी बी, यानी कि ये कोण ए पी बी तथा ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये दोनों आपतन तथा परावर्तन कोण मिले, आपस में बराबर मिलेंगे। इस प्रकार क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश टी तथा ए बी टी, बी समरूप होगा। क्यों समरूप होगा, ये लंबवत रेखा है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। अतः बी डैश ए डैश अपान बी ए, लंबवत रेखा का अनुपात लंबवत रेखा से थी, बी डैश पी तथा बी पी, इसका रेशियो क्या होगा, इस रेशियो में हो सकता है। आगे ए बी टी, कोण बी तथा कोण बी डैश, मतलब कि पी बी डैश ये समकोण त्रिभुज हो गए। जब दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा, तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 कर सकते हैं। अतः समीकरण 1 तथा 2 से देखिए हमारा समीकरण अगला जो था, बी डैश ए डैश बटे एफ पी, तो हम समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो बी डैश एफ बटे एफ पी बराबर, बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ को हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, बी डैश टी माइनस एफ पी, बी डैश टी माइनस एफ पी बटे एफ पी बराबर, ये समीकरण क्या, बी डैश टी बटे एफ पी। अब आगे हम यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, देखिए बी डैश पी क्या है, दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ से पी मतलब यहाँ पे दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आप चिन्ह पार्टी का नियम पढ़ें कि कोई भी दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से दूरी मापेंगे किधर की तरफ है, तो प्रकाश के डाले गए दिशा के विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डैश पी इक्वल टू माइनस बी तथा एफ पी
एफ पी क्या होगा, ई माइनस टू एफ होगा, क्योंकि फोकस क्या होगा, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से प्रकाश की दिशा के विपरीत है, इसलिए माइनस होगा। तथा बीपी, बीपी क्या है, ध्रुव से वस्त की दूरी है, और ध्रुव से वस्त की दूरी ये भी क्या है, प्रकाश की विपरीत दिशा में, इसलिए भी ऋणात्मक होगी माइनस। अब इन सब मान को इस समीकरण में रख देंगे, इसे समीकरण 3 हम मान सकते हैं। समीकरण 3 में इन सब मान को रखेंगे, तो देखिए बी डैश पी की जगह हम रखेंगे माइनस बी माइनस पी एफ, इसका माइनस एफ अपॉन एफ पी माइनस यू बराबर बी डैश पी माइनस बी अपॉन बी पी माइनस यू। इस प्रकार क्या हो जाएगा, बी डैश माइनस बी प्लस एफ अपॉन माइनस यू इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा और हो जाएगा यू। अब इसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर उस एफ भी था इक्वल टू माइनस एफ रहेगा, हमने यू लिख दिया था। अब इसे अलग करते हैं, आगे क्या होगा, माइनस यू बी प्लस यू एफ इक्वल टू माइनस एफ बी। माइनस वाले टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, यू एफ प्लस एफ बी इक्वल टू यू बी। इस समीकरण में, समीकरण इसको मान लेते हैं 5, समीकरण 5 में एफ यू बी से भाग देने पर, देखिए भाग देते हैं, यू एफ बटे एफ यू बी प्लस एफ बी बटे एफ यू बी बराबर 1, यू बी बटे एफ यू बी, तो जो कटेगा टर्म्स एफ यू बी कट गया, एफ बी कट गया, यू बचा, यहाँ से यू बी कट गया, एफ बचा, यानी कि 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही दर्पण के लिए सूत्र है, फोकस दूरी तथा दर्पण के लिए सूत्र में ये 1/b इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। जहाँ पे आप दूरी दर्पण से जिस तरफ वस्तु रहेगा प्रकाश की गिरने की दिशा के, उसी डायरेक्शन पे दूरी धनात्मक या ऋणात्मक रहेगी। ये संबंध आपको ज्ञात करना कि ये आपका फाइनल संबंध है। देखिए अगला क्या हमारा रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन में क्या होगा, इसमें किसी भी वस्तु का रैखिक आवर्धन क्या होता है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई या लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन करते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई या लंबाई के अनुपात को वस्तु का रैखिक आवर्धन करते हैं। इसे इस मान यम से व्यक्त करते हैं। यम इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। या इसे भी लिख सकते हैं यम इक्वल टू एच डैश बटे एच, जहाँ एच डैश क्या है, एच डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच जो है वस्तु की ऊंचाई है। ये रैखिक आवर्धन में वस्तु की ऊंचाई में संबंध होता है।
यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी लगा सकते हैं। मतलब चिन्ह परिपाटी का अगर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के लिए तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि प्रकाश की दिशा विपरीत, तब वहां पे हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। जो माइनस होगा जो टर्म उसको माइनस कर देंगे, जो टर्म प्लस होगा उसे प्लस कर देंगे। अब अगला क्या होता है इसी में चिन्ह परिपाटी के लिए अगला टॉपिक होता है, इसी प्रकार हमने जब पढ़ा था अभी जो फिगर में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज ए डैश बी डैश टी तथा त्रिभुज ए बी पी में बी डैश ए डैश बटे बी ए इक्वल टू त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज ए बी पी में बी डैश ए डैश बटे बी ए बराबर बी एफ बी डैश एफ बटे बी पी। यहाँ चिन्ह परिपाटी से क्या होता है, माइनस एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी डैश बटे। देखिए यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई को हमने धनात्मक लिया जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक लिया। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप जब पढ़ रहे थे रिलेशन तो उसमें बताया गया था प्रतिबिंब जो था नीचे बन रहा था और वस्तु ऊपर थी, और आपको नियम बताया गया, चिन्ह परिपाटी का नियम बताया गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की दूरी धनात्मक होती है जबकि नीचे की तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। अतः क्या हो जाएगा, एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस बी अपान यू, या रेखीय आवर्तन नियम इक्वल टू एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू। रेखीय आवर्तन में संबंध होता है। देखिए आपका एक उदाहरण है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, कोई देखिए एक एग्जांपल है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पहला है, दूसरा ऑप्शन 5 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रत्येक स्थिति में यानी कि इन दोनों स्थिति में जब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, जब 5 सेंटीमीटर दूर पर रखी, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये ज्ञात करना है तथा उसकी आवर्धन की गणना करना है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये ज्ञात करना है और आवर्धन की गणना करना है। तो हम देखिए यहाँ पे दिया है, हल करेंगे तो वक्रता त्रिज्या बराबर दिया 15 सेंटीमीटर, दर्पण के अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 15 है, तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर माइनस होता है क्योंकि अवतल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी यहाँ ऋणात्मक होगी, माइनस 15 सेंटीमीटर बटे 2 यानी कि माइनस 7.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। और क्या दिया है, वस्तु रखी गई यानी कि वस्तु की दूरी दिया है बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। तो सूत्र जो होता है दर्पण का सूत्र निकालेंगे 1/d प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/b प्लस 1/f, b का मान जो है u का मान -10 है बराबर -1/7.5। इसको हम हल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 10 × 7.5 बटे 7.5 2.5 u b इक्वल टू आ गया हमारा
-30 सेंटीमीटर। देखिए आपका v का मान है 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। रैखिक आवर्धन, तो रैखिक आवर्धन यम निकालेंगे। यम बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है, रैखिक आवर्धन बराबर -v/u, यानी कि -30/10। यम बराबर है -3। रेखीय आवर्धन हमारा -3 है। इसका मतलब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा आवर्धित होगा, यानी बड़ा बनेगा, आवर्धित बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा बनेगा, क्योंकि ये माइनस आया रेखीय आवर्धन, इसलिए उल्टा बनेगा। तो पहली स्थिति के लिए आपको सवाल हल कराया जा चुका है। अब दूसरी स्थिति आप इसी तरह लिखेंगे, जब u का मान 5 सेंटीमीटर हो, उसके लिए आप हल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।